तो हम आगे देखते हैं इसके अंदर जो डेटा की सिक्योरिटी जो हमने देखी ऊपर, नुकसान हो सकती है, कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे हमारा किसी एक क्षेत्र में डेटा को नुकसान पहुंचे। तो डेटाबेस सिक्योरिटी को हमने वापस से देखा है और अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तो बैकअप एंड रिकवरी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। डेटा की जैसे सुरक्षा थी वैसे डेटाबेस की भी सुरक्षा थी। तो उसी तरह से बैकअप रिकवरी से हमको डेटाबेस की सुरक्षा यहाँ पर मिल जाती है और हम उसको वापस ले सकते हैं। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में विफलता के कारण डेटाबेस की रिकवरी में मदद करने के लिए बैकअप सुविधा को पेशकश करनी चाहिए। मतलब आपको जब भी डेटा जो आपका बेस होगा वो अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत डीबीएमएस के अंतर्गत अगर आपका जो डेटा है वो अगर कहीं से करप्ट हो गया तो उसको वापस लेने के लिए बैकअप होगा तो ही आप रिकवरी ले पाएंगे। तो पहले अगर आपने बैकअप ले रखा है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर उन्होंने क्या करा है कि जो एम्प्लॉय है उसके पास थोड़ी बहुत पावर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको थोड़ी बहुत पावर दी है जिससे वो क्या कर सकता है, उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। अब मान लीजिए वो अपने फायदे के लिए कुछ इसमें चेंज कर देता है, जो आपका डेटाबेस है उसमें कुछ अपने फायदे के लिए अगर चेंज कर देता है तो उससे क्या होगा कि एक लॉग फाइल क्रिएट होगी। इस लॉग फाइल के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। मतलब ये है कि जब भी आप कुछ इसमें चेंजेस करते हैं तो बाइनरी लॉग और इस टाइप की अलग अलग लॉग फाइल जनरेट होती है, ठीक है। और उन फाइल के जरिए भी हम आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या चेंजेस किया और इससे पहले जो डेटाबेस में ये क्या था, या शैडो पेजिंग भी देख सकते हैं। तो बैकअप की अलग अलग प्रतियां हमको बनाना पड़ती है और उनको सुरक्षित स्थान पे हम रख देते हैं। जब भी डेटा हमारा खराब होता है तो हम वापस से उसको बैकअप ले लेते हैं। वही बात यहाँ पर पूरी लिखी गई है। दूसरा, एक्सेस कंट्रोल हम पढ़ चुके हैं। एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो एक्सेस कंट्रोल होता है उसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो उसके लिए उस डेटा के लिए ऑथोराइज ना हो और वो उसको एक्सेस कर रहा हो। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सामने वाला जो यूजर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका ऑथेंटिकेशन करते हैं, उससे पासवर्ड पूछते हैं और फिर उसी व्यक्ति को ही वो एक्सेस करने के लिए देते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे एक्सेस कंट्रोल, वो कैसे पढ़ा था कि हमने क्या करा कि कर्नेल जो था हमारा सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको सारी पावर दे दी और बोल दिया कि जो डेटाबेस है, सॉरी जो हमारा मेन हार्ड डिस्क है, अभी डेटाबेस की बात नहीं कर रहे, जो हमारे मेन हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर अगर कोई किसी ड्राइव को एक्सेस करना चाहे तो पहले आप परमिशन मांगो उससे, यूजर से। मतलब जब भी मैं ड्राइव को ओपन करूंगा तो मुझसे परमिशन मांगेगा, तो परमिशन मांगने के बाद ही होगा। या फिर जैसे कैमरे का एग्जांपल हमने लिया था, तो कैमरे को एक्सेस करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन अगर कैमरे को एक्सेस करना चाहती है तो वो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले किससे परमिशन मांगेगी, यूजर से। और यूजर के बाद में फिर वो परमिशन लेगी हमारा मेन कर्नल से। तो कर्नल जो होगा, कर्नल को हमने पावर दे रखी है, अगर कर्नल चाहे तो उस एप्लीकेशन को दे सकता है परमिशन और वो एक्सेस आपका कैमरा कर सकती है। तो वही बात यहाँ पर है एक्सेस कंट्रोल के बारे में कि भाई कोई एक व्यक्ति को दे दिया हमने और वो पूरा इसको संभाले। तो जो हमारे डेटाबेस में एक्सेस कंट्रोल होता है वो इस टाइप से होता है कि सबसे ऊपर जो होता है वो एडमिन होता है, जिसको हमने ए से दर्शा रहे हैं। फिर उसके नीचे सब एडमिन होते हैं, उनको हमने बोला ए से सब एडमिन। और उसके नीचे फिर ये होते हैं यूजर्स। मेन जो यूजर, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामान्य व्यक्ति वो हो सकता है किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, जैसे बैंक में एम्प्लॉय होते हैं। तो इस टाइप की चीजें नीचे क्यों आता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सब एडमिनिस्ट्रेटर और फिर ये होता है। तो इस टाइप से तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास पूरा डेटा का स्ट्रक्चर नॉलेज है कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, डेटा दिखता कैसा है, उसको ओपन कैसे करना है, उसमें जो भी एक्सेस कंट्रोल है उनको इनको देना है। उसके बाद में जो सब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो इससे नीचे होते हैं, इसको असिस्टेंट आप ए भी बोल सकते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर, कि जो एडमिनिस्ट्रेटर को असिस्ट करते हैं। उनके पास में डेटाबेस स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं होती है, बाकी उनके पास में सारे यूजर्स की जानकारी होती है कि कौन कौन से यूजर है, किनको किनको क्या क्या हमको प्रीविलेजेस देना है। तो वो सारी बात हमारी एक्सेस कंट्रोल में आती है। तीसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल। कंप्यूटर सिस्टम पर खतरों को प्रतिरूप से विभिन्न रूप, भौतिक नियंत्रण से लेकर के प्रबंधकीय प्रक्रियाओं तक है। मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटर का जो फिजिकल सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर दिख रहा है, पता चला आपने लैपटॉप पे खूब सिक्योरिटी रख दी। जैसे आपने, मैंने भी देखा कि मैंने सबसे पहले इसमें बूट पे पासवर्ड डाला है, बूट के बाद में विंडोज पे पासवर्ड डाला है, उसके बाद में ड्राइव पे पासवर्ड डाला है और ड्राइव के बाद में उसमें डेटा को इनक्रिप्ट किया है। बाकी अगर मेरा लैपटॉप ही चोरी हो जाए तो वो डेटाबेस की सिक्योरिटी जो होगी यहाँ पर ग्लिच हो जाएगी। तो लैपटॉप को बचा के रखना पड़ेगा, उसको भी 7 तालों में रखना पड़ेगा, या उसको आप चाहो तो तिजोरी में भी रख सकते हो लैपटॉप को।
तो इसकी सुरक्षा के बारे में भी जानकारी होती है। मतलब ये कि डेटा को तो आपने सिक्योर कर दिया है, ठीक है, उसको इंटरनेट से मत कनेक्ट करो और उसको आप अपने कहीं पर ऐसे सिक्योर जगह रखो जहां पर कोई उसको हाथ ना लगाए। तो आपने बैकअप नहीं भी लिया तो भी दिक्कत नहीं है, वो डेटाबेस की सिक्योरिटी यहाँ पर हो रही है। बस उसको इंटरनेट से अगर आपने कनेक्ट किया तो हो सकता है वायरस अटैक हो जाए, तो उसके लिए फिर आप एंटीवायरस और इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल होता है, मतलब कंप्यूटर जो फिजिकल सिस्टम है उसको ही हमको यहाँ पर क्या करना है, पूरा सिक्योर करना है। तो अधिकांश कंप्यूटर आधारित सिक्योर जो सिक्योरिटी होती है, बैकअप होता है डेटाबेस का जो होता है हमारा, वो यहाँ पर दिया गया है। तो पहला एक्सेस ऑथराइजेशन, मतलब जो कंप्यूटर है उसको केवल उसी को एक्सेस करने दिया जाए जो उसके लिए ऑथराइज हो। दूसरा एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या चीजें दिखाना है वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई जाए। मान लीजिए कि एक यूजर है, उसको केवल एक चीज दिखाना है हमारे पास में, ठीक है, तो हमने एक फ्रेंसिंग कर दी कि भाई आप सिर्फ डी ड्राइव देख सकते हो, उसके लिए आप दूसरे का डेटा नहीं देख सकते हो। तीसरा व्यूज, जो डेटाबेस होता है हमारा, डेटाबेस बनता है, टेबल बनती है, उसमें व्यू तैयार किया जाता है, उसमें हम मेन डेटा ला करके रख देते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ बस यही डेटाबेस है पूरा, बाकी उसको ये नहीं पता होता कि इससे बड़ा डेटाबेस भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसको सिर्फ अपने काम का डेटा ही वहां पर दिख रहा है। तो ये होता है व्यू तैयार करना, मतलब मेन डेटाबेस से एक व्यू डेटाबेस तैयार करना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बैकअप एवं रिकवरी, डेटा जो हमारा डेटाबेस है उसको पूरा बैकअप और रिकवरी करना। डेटा की इंटीग्रिटी, जो डेटा की इंटीग्रिटी है, अखंडता इसमें तैयार करना, मतलब ये कि जो डेटा है उसमें कोई इसमें चेंजेस ना हो। इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, डेटा को इंक्रिप्ट करना। और आरएआईडी टेक्नोलॉजी, आरएआईडी टेक्नोलॉजी मतलब ये होता है कि आपने डेटाबेस तो तैयार कर दिया, डेटा का बैकअप ले लिया, तो डेटा का बैकअप के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि 5 हार्ड डिस्क को एक साथ ऐसे जमा लीजिए, या आपने ऐसे 5 हार्ड डिस्क आपने जमा ली, ठीक है, और पांचों में एक जैसा डेटा है, मिरर इफेक्ट है, मतलब मिररिंग है कि मतलब एक जैसा डेटा है। तो अगर आपकी एक हार्ड डिस्क खराब होती है तो दूसरी हार्ड डिस्क में से वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, ये सभी लाइन तो एक ही एक्सेस करने की, ठीक है। अगर दूसरी हार्ड डिस्क खराब होती है तो तीसरी हार्ड डिस्क से हो जाएगा, तीसरी खराब होती है तो चौथी हार्ड डिस्क से हो जाएगा, और चौथी खराब होती है तो आप पहली हार्ड डिस्क को सुधार करके या दूसरी इसमें दूसरी हार्ड डिस्क लगा दोगे नीचे, तो ऐसे डेटा आपका बचा रहेगा। ये इसको होता है रेड टेक्नोलॉजी, RAID। उसके बाद क्वेश्चन बनता है डेटाबेस क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं डेटाबेस क्या है, एक कलेक्शन होता है पूरा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जिसको हम सामान्य भाषा में बोलता है यहाँ पर डेटाबेस, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ सिमेट्रिक डेटा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको डेटा को एक्सेस करना, डेटा को मैनेज करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा से कुछ आइटम डिलीट करना, ये सारे काम हम करते हैं डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं डेटाबेस में, तो नॉर्मली हम जो डेटाबेस यूज करते हैं उसमें हम एसक्यूएल का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। उस इस जो हमारा डेटाबेस में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर रूप में डेटा रखते हैं। मतलब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार करना है, तो हम टेबल तैयार करेंगे, यहाँ पर एसक्यूएल में एक टेबल तैयार करेंगे, जो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ 5th सेम में, एसक्यूएल जो हमने पढ़ा था ओरेकल, उसमें उसमें रो और कॉलम बटेगा, ये रो और कॉलम में आपका डेटा रहेगा, और इसी के ऊपर हम सारा काम करेंगे। यहीं पर हम डेटा को तैयार करेंगे, इसमें हम प्राइमरी की सेट करेंगे, फॉरेन की सेट करेंगे, और सारे डेटा में रिलेशन अपना तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम हम पहले पढ़ चुके हैं, और अभी भी मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर के रूप में हम डेटा को यहाँ पर सिक्योर रखते हैं। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे। तो जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमारा एसक्यूएल होता है उसमें हम कुछ क्वेरी चलाते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी क्या होती है, क्वेरी का मतलब ये होता है कि आपने उसमें कुछ क्वेरी चलाई, जैसे उसमें डेटा को आपको क्या करना है, कुछ डेटा को मैनिपुलेट करना है, तो हम चलाएंगे DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की क्वेरी, जिसमें आप इसको इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को। और डेटा का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम चलाते हैं DDL क्वेरी चलती है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसको इसलिए हम यूज करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, डेटा का डेफिनेशन तैयार करते हैं कि डेटा का स्ट्रक्चर किस टाइप से रहेगा, इस टाइप से। ये जो टेबल बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो DDL क्वेरी में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑथराइजेशन होता है, इसका ऑथराइजेशन करते हैं DML DDL के बाद में इसका ऑथराइजेशन होगा, किसको कितने प्रिविलेजेस मिलेंगे, सारी जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, डेटाबेस DBMS 3 महत्वपूर्ण चीजों को मैनेज करता है। पहला, डेटाबेस का इंजन, जो डेटा एक्सेस और लॉक करने और संशोधित करने में उपयोगी होता है। दूसरा, डेटाबेस का स्कीमा, यह डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जो हमने देखा, ये स्कीमा इसका, ये स्कीम है उसकी
डेटाबेस की कि किस टाइप से रहेगा, कितनी टेबल से आपस में टेबल जुड़ी रहेगी, कौन सी की से जुड़ा रहेगा, फॉरेन की से जुड़ा रहेगा, उनमें कितनी फॉरेन की होगी, पब्लिक की कितनी बनेगी, इस टाइप से सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, अगला डेटा मेन और डीबीएमएस के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने पढ़ा है माई एसक्यूएल देखा है। ठीक है, माई एसक्यूएल के बारे में जानकारी दी है। माई एसक्यूएल की शुरुआत 1995 में हुई थी, ओरेकल द्वारा की गई थी। ये सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं, इसको ये नॉर्मल चीज़ है। एम एस फर्स्ट प्रो, इसको आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके आप रोक करके पढ़ लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आपने पढ़ा है, ओरेकल जो आपने फिफ्थ सेम में पढ़ा है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, डेटाबेस की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को समझाइए। जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है डेटाबेस सिक्योरिटी की, अभी हमने डेटाबेस सिक्योरिटी पढ़ी थी क्या है, अब हम पढ़ते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को समझाइए। तो डेटाबेस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो, क्या क्या चीजें हैं जो इसके लिए जरूरी है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो डेटाबेस सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें हमें मेन होती है एक्सेस कंट्रोल, उसके बाद में एक्सक्लूशन ऑफ स्पूरियस डेटा, ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर एंड रिलायबिलिटी। मतलब ये है कि इन चीजों से हम डेटा की जो यहाँ पर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। कई संदर्भों में यह प्रकट होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि डेटाबेस सुरक्षा के लिए आवश्यकताओं की एक सूची निम्नलिखित है। पहला, डेटाबेस की भौतिक अखंडता, मतलब फिजिकल इंटीग्रिटी। एक डेटाबेस का डेटा भौतिक रूप से प्रतिरक्षा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर। कोई व्यक्ति डेटाबेस को फिर से संगठित कर सकता है जो एक तबाही के माध्यम से नष्ट कर दिया गया हो। इसका मतलब यह है कि जो डेटाबेस हमारा होता है, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर हो जाए, मतलब ज़्यादा ही वोल्टेज अगर हमारे सिस्टम में बढ़ गया और सिस्टम जल गए, अब आपने उसको क्या करा, फेंक दिया। अब हो सकता है कि जो हार्ड डिस्क हो उसमें जो डिस्क है वो अच्छी रहे, तो उस डिस्क को निकाल करके कोई व्यक्ति उसमें से डेटा को ले सकता है, गेन कर सकता है डेटा को। तो ऐसा हो सकता है गार्बेज जो मटेरियल होता है हम जो फेंक देते हैं, जैसे आपने एग्जांपल के लिए आपका मोबाइल है, मोबाइल आपका डेड हो गया, चलते चलते खराब हो गया, तो आप क्या करते हैं इसको, आप इस जो आपका पूरा मोबाइल है, अब हो सकता है पुराना हो गया हो, 4-5 साल पुराना, तो आप क्या करोगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके कंपोनेंट जो काम के होंगे उसको निकाल करके बाकी फेंक दोगे। तो मान लीजिए आपने इसका मदर जो बोर्ड था वो ही फेंक दिया, अब उसमें आपका डेटा, महत्वपूर्ण डेटा था। अब हो सकता है कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, वो उसमें से डेटा को क्या करे, यहाँ से निकाल ले, क्योंकि जो आपका डेटा है वो तो सुरक्षित है। आपको जो मदरबोर्ड में कुछ सिस्टम है वो डैमेज हुआ है, बाकी हो सकता है जो आपका यहाँ पर रोम है वो सुरक्षित हो, तो उससे डेटा आपका वो चुरा सकता है। तो डेटा की भौतिक अखंडता का मतलब ये होता है कि आप भौतिक रूप से उसको सुरक्षित करें, पूरी तरीके से डैमेज करें, हो सकता है आप उसको जला दें तो भी अच्छा है। ठीक है, तो जो पुराने मोबाइल्स होते हैं उनको हमको डायरेक्ट इस टाइप से नहीं देना चाहिए, फॉर्मेट करने के बाद भी वो डेटा होता है। आपने बहुत बार नाम सुना होगा आई के रिकवरी सॉफ्टवेयर, अलग अलग टाइप के जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो डेटाबेस में से डेटा को निकाल देते हैं, मतलब ये कि रिकवरी कर लेते हैं डेटाबेस की, पूरा जो आपका फाइल एलोकेशन टेबल होती है, ठीक है, या न्यू टाइप फाइल सिस्टम होता है, वो सिर्फ क्या कर देते हैं, टेबल में से उसके एड्रेस को भूल जाते हैं। ठीक है, आपने फॉर्मेट करा, वो एड्रेस भूल गया, बाकी उसको वापस से रिकवर किया जा सकता है डेटा को। ठीक है, आपके पास में कोई मेमोरी कार्ड होगी पुरानी, आपने याद रखा हो अगर, और हो सकता है कि वो कुछ कारणों से, हो सकता है उसकी फाइल एलोकेशन टेबल खराब हो गई हो और आपको लगा कि खराब हो गई और आपने उसको फेंक दी, फिर भी उसमें से डेटा रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है इसकी जो फाइल एलोकेशन टेबल थी FAT, आपने सुना होगा फाइल एलोकेशन टेबल FAT32, इसके बारे में आप सुनना होगा। ठीक है, तो हो सकता है ये टेबल खराब हो गई हो, तो वो व्यक्ति इसको वापस बना करके इसमें रिकवरी सॉफ्टवेयर के जरिए डेटा को रिकवर, कुछ हद तक तो रिकवर कर ही सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर फिजिकल डेटा की अखंडता होती है या सिक्योरिटी होती है। तो हमको इस टाइप से फेंकना नहीं चाहिए, इसको पूरा नष्ट करके फेंकिए आप तो अच्छा रहेगा। दूसरा, लॉजिकल डेटाबेस इंटीग्रिटी, मतलब तार्किक रूप से जो हमारा जो डेटा है उसकी अखंडता को देखना,
तार्किक रूप से मतलब ये है कि डेटा की संरचना संरक्षित है जो डेटा के तार्किक अखंडता के साथ एक क्षेत्र में के मूल्य के संशोधन नहीं करता। मतलब यह है कि अगर आपने एक बार डेटाबेस बना दिया, आपने एक टेबल बना दी, तो फिर आपको उसमें क्या करना है, संशोधन नहीं करना है। अगर आप उसमें संशोधन करते हैं तो इससे क्या होगा, जो दूसरी टेबल से उसमें भी प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो हमको इस टाइप के काम नहीं करना है। और इसके उदाहरण ये है कि एलिमेंट इंटीग्रिटी, मतलब आपने कोई एलिमेंट चेंज करा, मान लीजिए आपने दो टेबल बनाई, एक बनाई है टेबल आपने स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, एक आपने स्टूडेंट नाम से टेबल बनाई, दूसरी आपने लाइब्रेरी के नाम से टेबल बनाई। ठीक है, या आपने लाइब्रेरी के नाम से टेबल बनाई। अब यहाँ पर ये प्राइमरी की लगी है, यहाँ पर ये प्राइमरी की लगी है रोल नंबर में, और यहाँ नेम है, यहाँ इसका रोल नंबर है, यहाँ बुक आईडी है, और यहाँ पर बुक के बारे में अदर जानकारी है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, यहाँ 100 डेटा है, मान लीजिए आप रोल नंबर 100 वाला है, यहाँ पर भी 100 है। अब आपने क्या करा, यहाँ से डेटा को डिलीट कर दिया, बाकी यहाँ से करना भूल गए, तो अब ये 100 रोल नंबर का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, फिर ये बुक किसको इशू हुई है। अगर आप यहाँ से डिलीट करें, यहाँ से डिलीट करें तो भी चल जाएगा। बाकी अगर आपने एक ही जगह से डिलीट कर दिया तो फिर वो दूसरी टेबल को भी इफेक्ट करा ना, क्योंकि वो व्यक्ति तो अब रहा ही नहीं, हो सकता है पास आउट होकर निकल गया, फॉलन आउट होकर निकल गया है। तो फिर ये 100 जो रोल नंबर वाला व्यक्ति कौन है, ये बुक किसको इश्यू हुई है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी राइम नहीं कर पाता है इस चीज से। ठीक है, तो ये डेटा की लॉजिकल इंटीग्रिटी होती है, मतलब हमने डेटा को सुरक्षित तो रखना है, बाकी हमको क्या करना है, दोनों में लॉजिकल रूप से देखना है कि भाई यहाँ ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट ना करे, इस टाइप से इसको काम करना है। दूसरा होता है ऑडिटेबिलिटी, मतलब जब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया इसके ऊपर तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ट्रांजेक्शन की जानकारी मतलब कि जो आपने ट्रांजेक्शन किए है उसकी एक लॉग फाइल बनना जरूरी है। ठीक है, आप जब भी डेटाबेस पे काम करेंगे तो इसकी एक लॉग फाइल बनती है, बाइनरी लॉग बनती है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, बाइनरी लॉग का नाम सुना होगा, या आपने बहुत सारे लॉग फाइल के बारे में पढ़ा होगा। तो उन लॉग फाइल होती है उनमें ये जानकारी होती है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो उसको ऑडिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन की जानकारी होना आवश्यक है, बैंकों में बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्सेस कंट्रोल, केवल वही यूजर ऑथराइज है और उन्हीं को वो एक्सेस करने की अनुमति हो, अन्य को नहीं। और अगला होता है यूजर ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथराइज यूजर एंड अनऑथराइज यूजर के बीच में अंतर कर पाना, ये भी एक प्रकार से डेटाबेस की हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में हमारे पास में ये पॉइंट होना चाहिए। अगला सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए आता है हमारे पास में अवेलेबिलिटी, मतलब डेटा उस वक्त अवेलेबल हो जब उस यूजर को उसकी आवश्यकता हो। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा बेसेस को समझाइए। तो आपका ये जो रिक्वायरमेंट था ये हुआ। अब रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी को हम देखते हैं यहाँ पर। तो डेटा की विश्वसनीयता और अखंडता, डेटा की विश्वसनीयता और अखंडता मतलब ये है कि जो आपका डेटाबेस है वो पूरा विश्वसनीय है। इसका मतलब ये है कि जब आपको आवश्यकता होगी उस वक्त वो आपको जो एज इट इज डेटा आपने डाला था वही आपको मिल रहा है, या आपकी डेटा की विश्वसनीयता हो जाती है। तो इसको हम देखते हैं कि किस टाइप से काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन डेटाबेस। डेटाबेस कई स्रोतों से डेटा को एकत्र करते हैं, मतलब जो हमारा डेटा होता है वो एक जगह से नहीं आता है। फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि आपने नाम सुनेंगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के, रिलायंस शॉपिंग मॉल का नाम लेते हैं। रिलायंस शॉपिंग मॉल का काम क्या है कि उसकी मेन जो हेड है वो मान लीजिए मुंबई में है, बाकी उसकी ब्रांचेस पूरे देश में फैली है। तो पूरे देश से एक डेटा इकट्ठा होकर के मेन मुंबई के जो वहां पर डेटा वेयर हाउस बना है वहां पर डेटा आ रहा है। मतलब अलग अलग जो डेटा है अलग अलग स्रोतों से आ रहा है एक जगह पे। ठीक है, और उपयोगकर्ताओं की उम्मीद होती है कि वह डीबीएमएस द्वारा विश्वसनीय तरीके से डेटा तक पहुंच हो। मतलब जो डेटा आ रहा है ना अलग अलग यूजर के माध्यम से आ रहा है, जो भी उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, रिलायंस कंपनी है उसने एक अपना मार्केट को ओपन करा है, तो वो सारा डेटा जो आ रहा है वो कोई ना कोई यूजर के द्वारा भेजा जा रहा है जो उनके खुद के एम्प्लॉय है। तो वो कहाँ आ रहा है, मेन उनकी जगह पर आ रहा है। तो उन सभी जो जितने भी व्यक्ति है जो भी डेटा भेज रहे हैं उन सभी को एक उम्मीद होगी कि जब हमें इस डेटा का उपयोग होगा, जब हमको जरूरत होगी तब हम उसको उपयोग कर सके। तो डीबीएमएस द्वारा विश्वसनीय डेटाबेस आता है और विश्वसनीय तरीके से डेटा तक पहुंच हो, मतलब जितने भी यूजर हो जितने भी उपयोगकर्ता हो उनकी उम्मीद होती है कि वो डेटाबेस तक आसानी से पहुंच सके। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कहना होता है कि सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता है, मतलब सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता है, इसका मतलब ये होता है
कि सॉफ्टवेयर बिना किसी असफलता के बहुत लंबे समय तक चलता है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म पर आपका जो जो सिस्टम रहेगा वो क्रैश नहीं होगा, जो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होगा, वो लंबे समय तक चलेगा। तो डेटा वेयर हाउस में भी लंबे समय तक आपका डेटा रहेगा, ये वो यूजर सोच करके डाल रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम एक एग्जांपल ये देख सकते हैं कि जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसमें रिलायबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी के बारे में वो बताते हैं कि अगर आपने डेटाबेस यहाँ डाला तो अगर मान लीजिए कि एक पूरे देश पे अगर हमला भी हो जाए, परमाणु हमला भी हो जाए, पूरा देश भी खत्म हो जाए, कोई देश हो, छोटा मोटा देश हो, ठीक है, कोई छोटा मोटा देश है, अगर वहां पर उन्होंने डेटा वेयर हाउस ओपन करा है उनका, या फिर उन्होंने अपना क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया है, और अगर वो वहां पर अगर मान लीजिए परमाणु हमले के कारण पूरा खत्म भी हो जाए, हालांकि होगा ना ऐसा कभी, बाकी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एज्यूम किए कि अगर मान लीजिए खत्म भी हो जाता है तो भी आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। जो बाहर के व्यक्ति है उनके लिए वो डेटा सुरक्षित रहेगा, क्यों? क्योंकि वो एक जगह नहीं रखा है, उसकी कई मिरर कॉपी अलग अलग देशों में रखी गई है, ठीक है। इस कारण से वो डेटा क्या होता है, आपका सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये जो आपका डेटा आपने एक बार रख दिया है वो हमेशा रहेगा, सालों साल रहेगा, तो ये उसकी रिलायबिलिटी है ना। तो ये यहाँ पर डेटाबेस में ज्यादा देखी जाती है रिलायबिलिटी। उपयोगकर्ता निश्चित रूप से एक डीबीएमएस के विश्वसनीय होने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि डेटा आमतौर पर व्यापक कुंजी है और संगठन की आवश्यकताएं होती है। इसके अलावा उपयोगकर्ता अपने डेटा को एक डीबीएमएस को सौंपते हैं, मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको सौंपते हैं, जो जो इसकी अपेक्षा करते हैं कि नुकसान या क्षति से डेटा की सुरक्षा रखेंगे। मतलब आपने अपना डेटा दे दिया, मान लीजिए आपने गूगल क्लाउड पे अपना डेटा डाला, गूगल ड्राइव पे, ठीक है। अब वो गूगल ड्राइव पे मैंने भी डेटा डाला था आज से 4 साल पहले, और आज भी वो डेटा वैसा की वैसा है, उसमें एक बीट का भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। ना उसके ऊपर कोई वायरस अटैक हुआ है, ना उस डेटाबेस पे कुछ अलग तरीके से कुछ भी उसमें हुआ नहीं है, डिलीट भी नहीं हुआ डेटा। तो ये सब डेटा की क्या है, रिलायबिलिटी, मतलब डेटा आपका सुरक्षित है, उस पर किसी प्रकार का कोई वायरस का अटैक या किसी प्रकार से कोई मेलिशियस अटैक नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें रखना उसकी विश्वसनीयता कहलाता है, और अखंडता के लिए वो सुरक्षा के मुद्दों के लिए एक सामान्य चिंता होती है कि भाई हमारा जो डेटाबेस है वो हमेशा सुरक्षित रहे। एक डीबीएमएस कई मायनों में नुकसान या क्षति के खिलाफ प्रोटेक्टर होता है। हालांकि जिन कंट्रोल पर हम विचार करते हैं वो नियंत्रित अधिकृत होने से नहीं रोक सकते। मतलब ये है कि किसी को अधिकृत होने से नहीं रोक सकते, वो डेटा को यूज तो कर सकता है, अगर उसके पास आईडी पासवर्ड आ गया तो वो यूज कर पाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। तो डेटाबेस की विश्वसनीयता और अखंडता और चिंताओं को 3 डायमेंशन से देखा जा सकता है, आयामों से देखा जा सकता है। तो पहला आयाम है उसकी डेटा की इंटीग्रिटी। इसमें इस बात की ओर ध्यान दिया जाता है कि कहीं संपूर्ण डेटा बेस ही ना खराब हो जाए, मतलब पूरा डेटाबेस ही हमारा पूरा खराब ना हो जाए। जैसे कि कई फाइल डिस्क में स्टोर रहती है, अगर डेटा एक डिस्क में कुछ खराबी आती है, जो हमने RAID के बारे में पढ़ा, तो संपूर्ण डेटाबेस की अखंडता पर सवाल उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए हम RAID जो होता है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम RAID जो होता है, रेट जिसको आप कहते हैं रेडवेंट एरे, उसका यूज करते हैं। इन एक्सपेंस जो हमारी डिस्क होती है उसका यूज करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक डिस्क तैयार कर दी जाती है, लगा दी जाती है, ठीक है। आपने अगर डेटा वेयर हाउस कहीं पर देखा हो तो उसमें भी इस टाइप से तैयार किया जाता है कि एक डिस्क एक जगह नहीं होती, उसमें कई डिस्क लगी होती है। तो अगर एक हार्ड डिस्क खराब भी होती है तो अगले हार्ड डिस्क में डेटा ट्रांसफर रहता है, या मिरर इफेक्ट के द्वारा होता ही है। दूसरा, डेटा की इंटीग्रिटी। अभी हमने इसकी इंटीग्रिटी देखी, अब डेटा की इंटीग्रिटी यहाँ पर होती है। तो जो डेटा है हमारा मेन डेटा, यहाँ पर हमने पूरे डेटाबेस को देखा, यहाँ हम डेटा की इंटीग्रिटी देख रहे हैं, या एंटिटी, जो उसमें एक एंटिटी उसके बारे में, ठीक है। तो वो क्या होती है, एंटिटी इंटीग्रिटी प्राइमरी की से संबंधित है। एंटिटी इंटीग्रिटी एक ऐसा नियम है जो ये बताता है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होना जरूरी है, ठीक है, उसमें कोई डबल वैल्यू ना हो, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू ना आ रही हो, और कोई नल वैल्यू ना हो। इस टाइप की चीजें हम इसमें देखते हैं। तो यूनिक होना चाहिए और नल वैल्यू ना हो। तो ये इंटीग्रिटी उसकी होती है, एंटिटी की इंटीग्रिटी के बारे में आता है। अगला होता है एलिमेंट एक्यूरेसी, मतलब जो आपने डेटा डाला है वो 100% यहाँ पर सही होना चाहिए, उसकी सटीकता के बारे में ये हमको बताता। तो ये उसके मेन 3 आयाम होते हैं हमारे। तो हमारा क्वेश्चन था रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी डेटाबेस को समझाइए। अगला होता है सेंसिटिव डेटा क्या होता है और इन्फेरेंस क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए।
ये आपको अगला क्वेश्चन है आपका इन्फेरेंस और हमारा यहाँ पर है। तो हम इसको देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। सेंसिटिव डेटा क्या होता है? आप जैसे जानते हैं डेटा जो होता है वो सेंसिटिव भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। तो सेंसिटिव डेटा मतलब ये है कि कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब उनको उनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ डेटाबेस में संवेदनशील डेटा होता है जिसमें किसी एक पर्सनल यूजर की डिटेल, यूजर आईडी, पासवर्ड हो सकते हैं। मतलब आपका जो पासवर्ड वाला जो फॉर्मेट है वो पूरा आपका क्या है, संवेदनशील डेटा कहलाता है। तो ऐसा डेटा जिसमें यूजर की कुछ पर्सनल डिटेल हो, जैसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर हो, तो ये सारा क्या है, एक पर्सनल डेटा है। हो सकता है वो व्यक्ति मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर को कोई व्यक्ति और को इशू करवा के न, उसका अगर आधार कार्ड हो तो उससे ओटीपी लेकर के कुछ कर सकता है, फिर बदल, या अकाउंट नंबर से फिर बदल कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग से फिर बदल कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड अगर किसी ने संभाल के रखा तो वो उससे फेर बदल कर सकता है, या उसको कॉपी करके और यूज में ले सकता है। तो ये सारे काम इसमें हो सकते हैं। तो ये जो पर्सनल डेटा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पर्सनल डेटा। जो आपका जो पर्सनल डेटा है वो पूरा क्या है, आपका सेंसिटिव डेटा है। और जैसे आपने सुना होगा, बैंक आपको मैसेज करती है कि किसी को भी कॉल पे आपको जानकारी नहीं देना है अपने बारे में। बैंक अगर वो बोले कि मैं बैंक का अधिकारी हूँ तो आपको ये कहना है कि हम बैंक में आकर के आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको ना तो आपको अपना कार्ड नंबर बताना है, ना सीवीवी नंबर बताना है, ना कोई ओटीपी आपको शेयर करना है। ये सारी जो जानकारी है, ओटीपी शेयर करना, सारी जानकारी क्या है, संवेदनशील डेटा के अंतर्गत आती है। इसलिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, इस चीजें जो होती है आपको फोन पे नहीं बताना चाहिए। पहली बात तो बताना नहीं चाहिए किसी को। इसको आप अपने पास में रखिए, या आपका पर्सनल डेटा है, बहुत सेंसिटिव है। अगर ये चला गया तो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं कि आपको कॉल आता है, वो आपसे एटीएम नंबर पूछते हैं। अब तो एटीएम नंबर वाला उन्होंने काम बंद कर दिया है, अब नए तरीके से साइबर फ्रॉड होने लगे हैं। जिसे आपने धोखाधड़ी सुनी होगी इसमें, कि व्यक्ति आपको कॉल करता है और कहता है कि मतलब मुझे आपको पैसे भेजना है, आप एक काम करो, अपना भीम आईडी जो है, भीम यूपीआई आईडी है वो बताओ, और या आपसे पेटीएम या आपका फ़ोन पे का वो यूज़र आईडी मांगते हैं, और आपको कहते हैं कि आपको रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, आपको पैसा मिल जाएगा, आप एक्सेप्ट कर लो उसको, और उसमें पासवर्ड डाल दो। तो आप जैसे पासवर्ड डालते हैं और आपका डेटा, जो आपका जो पैसा होता है वो उसके खाते में चल जाता है, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट रिसीव करने के लिए ली थी। पैसा डालने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ती है। तो जब भी ऐसा कोई कॉल आता है तो आप उस पर ध्यान रखें कि आपको यूपीआई आईडी किसी को बताना नहीं है। अगर कोई पैसा भेज भी रहा है यूपीआई आईडी के जरिए, तो आप देखो कि उसमें लिखा क्या है, वो रिसीव हो रहा है या सेंड हो रहा है पैसा आपका। इस बारे में हमको देखना ज़्यादा जरूरी होता है। तो जो आपका सेंसिटिव डेटा होता है उसकी एक परिभाषा के रूप में आइए हम आपको बता दें कि परिभाषा क्या है। संवेदनशील डेटा वह डेटा है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको हम सार्वजनिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो अकाउंट नंबर है वो संवेदनशील डेटा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वो अकाउंट नंबर आप सामने वाले को देते हो जिससे वो पैसे आपको डाल सकता है। बाकी उस अकाउंट से रिलेटेड जो दूसरी जानकारी है, सीआईएफ नंबर होता है, आपका इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड और ये आईडी होती है, ये संवेदनशील डेटा है। ठीक है, तो ये हमको बिल्कुल भी नहीं बताना है, उससे एटीएम से रिलेटेड जानकारी नहीं देना है। कौन से डेटा आइटम, जो हमारा जो इसमें डेटा आइटम होते हैं, कौन से डेटा आइटम और क्षेत्र संवेदनशील होते हैं, यह दोनों का निर्धारण व्यक्ति के डेटाबेस और डेटाबेस में निहित डेटा पर निर्भर करते हैं। मतलब जो आपका डेटाबेस है, वो डेटाबेस में निहित डेटा है, उसी के आधार पर तय होगा कि ये संवेदनशील है या नहीं है। जाहिर है कुछ ऐसे डेटाबेस जैसे कि सार्वजनिक पुस्तकालय, कैटलॉग, कोई संवेदनशील डेटा नहीं है। मतलब कि जैसे कोई लाइब्रेरी है, उसमें कैटलॉग है, वो कोई सार्वजनिक डेटा बोल सकते हैं कि सार्वजनिक डेटा है। उसको नहीं भी अगर मान लीजिए आपने किसी को बता भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने जो कैटलॉग होता है, जो आपने लाइब्रेरी के अंतर्गत आपका एक कैटलॉग बनता है, डेटाबेस बनता है लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो उसमें कैटलॉग बनते हैं, मैंने आपको बता भी दिया कि चलो ठीक है, रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 में जो सेल है उसमें ये नाम की बुक रखी है या ये सब्जेक्ट बुक है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आपने कुछ ऐसा डेटा बता दिया, ठीक है, जो आपका एटीएम आईडी, पासवर्ड या ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का ही पासवर्ड और वो आईडी है, तो फिर वो एक प्रकार से क्या होगा, आपका सेंसिटिव डेटा हो गया और उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपके ऊपर तय करना है कि कौन सा डेटा सार्वजनिक है, नहीं है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए एक विश्वविद्यालय है, उसमें छात्रों का डेटा है,
नाम, छात्रवृत्ति, छात्रावास, दवाओं का उपयोग, पार्किंग, जुर्माना, निजी जानकारी, पता, मोबाइल नंबर आदि। यहाँ नाम, पता, छात्रावास आदि की जानकारी सामान्य है। ठीक है, सामान्यतः आवश्यकता अनुसार इसे आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य जानकारी जैसे यूजर के लिए होती है वैसी अगर जानकारी होती है, जैसे मोबाइल नंबर, अन्य पता, निजी जानकारी, जुर्माना आदि, या फिर कौन सी दवाई उसको दी जा रही है, उसको कोई बीमारी हो तो कोई दवाई दी जा रही है, उसके बारे में जो जानकारी होती है वो सामान्य उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए हम उसको बोल देते हैं कि हाँ, ये जो डेटाबेस है ये डेटा हायर लेवल जो ऑफिसर है उनको यूज़ करने के लिए है, कि भाई जो वहाँ का मेन व्यक्ति है उनके लिए। ठीक है, आप किसी से नाम पूछ सकते हो। ठीक है, आप उससे ये पूछ सकते हो कि उस व्यक्ति का पता क्या है। ठीक है, अगर आपका कोई क्लोज होगा तो आपको पता भी दे देगा, है ना। बाकी आप उससे मोबाइल नंबर मांगोगे वो मना कर देगा। आप उसको ये बोलोगे ला तेरा एटीएम का पिन बता ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो ये संवेदनशील डेटा है, वो क्यों देगा? क्योंकि ये जो डेटा होता है संवेदनशील है या नहीं है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाह रहे हैं। हालांकि कुछ डेटा जो होता है वो संवेदनशील होता है, उसको हमको शेयर नहीं करना चाहिए। तो उसी के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। अगला होता है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस किसी असंवेदनशील डेटा से संवेदनशील डेटा पता लगाने की टेक्निक होती है। अब बात यहाँ पर आती है इन्फेरेंस क्या होता है। तो जो इन्फेरेंस है वो असंवेदनशील डेटा, मतलब सामान्य डेटा से कुछ संवेदनशील डेटा आपको पता लगाना हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया यहाँ पर हमारी इन्फेरेंस टेक्निक कहलाती है। तो जब भी नॉर्मल डेटा से आपका संवेदनशील डेटा मतलब सेंसिटिव डेटा निकाला जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इन्फेरेंस कहेंगे। इस टेक्निक का उपयोग सामान्य रूप से किसी डेटाबेस पर अटैक करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई डेटाबेस है और वो वेबसाइट पे रखा गया है तो उसका अटैक करने के लिए करते हैं। बुनियादी शब्दों में निष्कर्ष है कि यह डेटा माइनिंग टेक्निक है। जो डेटा माइनिंग होते हैं ना, ये डेटा माइनिंग की एक टेक्निक है। ठीक है, और इससे छिपी जानकारी को खोजा जाता है। उदाहरण के लिए किसी बड़े विश्वविद्यालय में एक डेटाबेस है जो सामान्य एवं संवेदनशील डेटा की जानकारी है। ठीक है, तो व्यू बना करके दिखाया जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका पास में यहाँ एक टेबल आपको दिख रही होगी, ये टेबल है एसक्यूएल में बनी है मान लीजिए। ठीक है, इसमें दोनों डेटा है, तो संवेदनशील डेटा जो रहेगा उसको मैं राइट कर दूंगा, बाकी क्रॉस। तो ये संवेदनशील डेटा नहीं है क्योंकि रोल नंबर तो नॉर्मल है, नाम भी कोई संवेदनशील डेटा नहीं है, मेल फीमेल भी कोई संवेदनशील डेटा नहीं है, फीस भी इतना कोई संवेदनशील नहीं होता है। मोबाइल नंबर जो हमारा होता है संवेदनशील डेटा होता है, एड्रेस जो होता है वो संवेदनशील होता है, आधार नंबर जो होता है संवेदनशील होता है, और अकाउंट नंबर जो होता है वो संवेदनशील होता है। तो ये 1 2 3 4 जो 4 है ये संवेदनशील है और 1 2 3 4 ये असंवेदनशील है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बैरियर बन रहा है इस जगह पर, जो संवेदनशील डेटा और असंवेदनशील डेटा को यहाँ अलग कर रहा है। बाकी जो डेटा की इंटेग्रिटी है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर एक रोल नंबर है, उसके बारे में पूरी हमने जानकारी यहाँ लिख दी है, तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। तो अब इसमें व्यक्ति कर क्या सकता है? तो व्यक्ति ये कर सकता है कि अगर उसको इस टेबल का नाम पता चल जाए, मान लीजिए इस टेबल का नाम क्या है, एसटीडी, स्टूडेंट नाम से टेबल बनी है, उसको ये पता चल जाए कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। ठीक है, और अगर वो हैकर है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर क्या कर सकता है, जो उसके पास में अगर कोई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर होगा तो वो उस डेटाबेस से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू रवि, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से नाम जो होगा उसको सिलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से वो एड्रेस सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, वो नाम और एड्रेस को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, या वो ये भी कर सकता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहाँ पर नाम जो होगा नेम इक्वल टू रवि, मतलब रवि से जानकारी जो जुड़ी हुई जानकारी है सारी बता दे, तो वो मुझे यहाँ पर सारी जानकारी ये क्वेरी जो होगी वो दे देगा। तो ये क्या हो गया, इन्फेरेंस हो गया। मतलब मेरे पास में सिर्फ नाम था, उससे मैंने क्या करा, उसकी अकाउंट नंबर की भी जानकारी ले ली। तो ये एक टेक्निक मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया, ऐसी बहुत सारी टेक्निक होती है जिससे आप ऑनलाइन भी व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने क्या करा, आपके पास में एक जानकारी मिल गई कि एक व्यक्ति का नाम ये है, उसका पता ये है, ठीक है, वो यहाँ रहता है, तो आप उससे और भी उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हालांकि मैं यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत संवेदनशील होता है और यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार वो पूरा की पूरा गलत है।
जिसकी गाइडलाइन जो होती है उसके अनुसार गलत है तो हमारा वीडियो रिमूव हो सकता है, अगर मैं वो चीज़ करके आपको दिखाऊं कि किस टाइप से नॉर्मल डेटा से संवेदनशील डेटा निकाला जाता है। बाकी एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, बाकी दूसरा भी तरीके बहुत सारे होते हैं जिससे निकाला जा सकता है, तो यहाँ मैं आपको नहीं दिखा सकता, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, इसलिए मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ इसको। ठीक है, जैसे कि हमें पता है डेटाबेस रिलेशन मॉडल पर आधारित होता है, किंतु यहाँ असंवेदनशील डेटा से संवेदनशील डेटा का अनुमान लगा सके, चाहे उपयोगकर्ता की जानकारी हो या नहीं हो। तो अगर हम ऐसा करें कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट पूरी की पूरी टेबल ले ले, या सिलेक्ट मोबाइल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर लाइक दिस, या मोबाइल नंबर लाइक दिस, इस टाइप से हो, तो हम इस प्रकार से भी जानकारी निकाल सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक के द्वारा भी यहाँ पर किया जा सकता है, वो जानकारी को लिया जा सकता है, अलग अलग तरह की क्वेरी जमा के ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर एन मैप किया जा सकता है, अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर एन मैप या अलग अलग टाइप की जो अटैक्स होते हैं डिक्शनरी अटैक किए जा सकते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये गाइडलाइन के अनुसार गलत हो जाएगा, और एजुकेशन पर्पस में भी आपको किसी काम का नहीं, आपको सिर्फ ये समझना था कि इन्फेरेंस की टर्मिनोलॉजी क्या, और आप एग्जांपल समझा सकते हैं कि किसी के पास में उसका नाम है, तो अगर टेबल का नाम पता चल जाए उसको, तो वो नाम से क्या निकाल सकता है, पूरा आधार नंबर निकाल सकता है, अकाउंट नंबर निकाल सकता है, मोबाइल नंबर भी निकाल सकता है, उसकी फ़ी की जानकारी तो ठीक है, एड्रेस निकाल सकता है, वो कहाँ रहता है व्यक्ति, ये सारी जानकारी वो निकाल सकता है। तो हालांकि ये टेक्निक गलत है और मिसयूज़ करने पर ही यूज़ की जाती है। बाकी ऐसे बहुत सारी जगह भी है, जैसे गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट भी क्या कर देती है कि एक छोटी सी जानकारी से बहुत बड़ी जानकारी ले लेते हैं वो, तो वो सब टेक्निक होती है, उसको हमको अभी फिलहाल नहीं सीखना है, हमको सिर्फ समझना है कि था क्या एक्चुअल में। अगला आपका क्वेश्चन बनता है इथिकल इशू इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है उसमें इथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इथिकल इश्यूज का मतलब होता है यह कंप्यूटर सुरक्षा में शामिल नैतिक मुद्दों के बारे में सोचने में मदद करता है। हम कोई उत्तर प्रदान करते हैं, बल्कि कुछ नैतिक सिद्धांतों को सूचीबद्ध करने और समझने के बाद हम कई समस्या का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। इथिकल इशू मतलब नैतिक इशू हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं, कि आपका जो डेटाबेस है उसको आप किस तरह से संभाल के रख सकते हैं, उसकी अखंडता क्या है, और कोई इथिकल हैकर उस डेटा को आपसे ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये सारी जानकारी के बारे में हम यहाँ पर सोचते हैं। तो ये इथिकल इशू जो हमारा था उसके बारे में जानकारी है, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है। हमारा अगला देखते हैं, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर क्राइम्स क्या है, या टाइप्स ऑफ क्राइम, इन्हें कितने श्रेणियों में बांटा गया है एवं इसके प्रकारों को बताइए। तो इसका आंसर ये बनता है हमारा, इसको हम देख लेते पहले। ये हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम है, यहाँ पर हमारा आ रहा है। उसके पहले हमने सिर्फ क्राइम देखे कि कौन कौन से क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम है क्या एक्चुअल में, हम वो देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा डेटा प्रोटेक्शन के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन किस टाइप से की जाती है, ये प्रोटेक्टिंग ऑफ डेटा। उसके बाद हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का अपराध क्या होता है। तो जब भी ऐसा कोई काम किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचे, वो जाने अनजाने में किया गया हो या जानबूझ के किया गया हो, है ना, और उसमें जो उपयोग किया जा रहा माध्यम हो वो आपका डिजिटल कंप्यूटर हो, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे किसी व्यक्ति के डेटा या उस व्यक्ति की पर्सनल जानकारी लीक होती हो, वो सारी जो श्रेणी होगी वो सभी अपराधों की श्रेणी में आता है, और उसी को हम बोलते हैं डिजिटल क्राइम, या आप इसको बोल सकते हो कि एक साइबर क्राइम है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्राइम्स जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो यही है, टाइप्स ऑफ क्राइम में यही आएगा कि क्राइम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है। सबसे सीधी बात है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसमें हम इसकी बात करते हैं कि जो जब भी हमारे को साइबर अपराध की बात की जाएगी उस वक्त हम कंप्यूटर की और नेटवर्क की बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर और नेटवर्क जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक प्रकार से ऐसा कह सकते हो कि बिना मधुमक्खी का एक छत्ता हो गया जिसमें शहद है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो ये कंप्यूटर और जब नेटवर्क मतलब जब इंटरनेट आपस में जुड़ते हैं तो जो आपका कंप्यूटर होता है और उसके अंदर जो डेटा है वो शहद की तरह होता है। जो आपका कंप्यूटर है वो एक प्रकार से क्या हो गया, बिना मधुमक्खियों का छत्ता, क्योंकि आपका जो डेटा है वो बिल्कुल भी सिक्योर यहाँ पर नहीं रहेगा। तो किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना
कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर का एक अपराध कहलाता है। मतलब जब कंप्यूटर कोई आपराधिक स्थान से मिलता है एज अ एविडेंस कि भाई इसके द्वारा अपराध किया गया है, ठीक है, तो वो होता है हमारा फोरेंसिक साइंस होता है। फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत हमने डिजिटल फोरेंसिक साइंस जो होता है उसके अंदर हम कुछ फाइल्स ढूंढते हैं कि कुछ डिलीट की गई फाइल हो, कोई अपराध किया गया हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कि एक लैपटॉप से, ये लैपटॉप है यहाँ पर, इससे एक व्यक्ति ने सामने वाले को ईमेल भेजा और उससे उसकी कुछ जानकारियां मांगी और बी वाले ने मना कर दिया, तो ये व्यक्ति ने इसको मेलवेयर भेजा और मेलवेयर जैसे ओपन करा तो इसका एक आपस में कोवर्ट चैनल बन गया। कोवर्ट मतलब छुपा हुआ चैनल बन गया उस मेलवेयर के कारण। और वो मेलवेयर के कारण क्या हो रहा है, अब इसका डेटा यहाँ आ रहा है। अब जब डेटा यहाँ आ गया है तो वो स्टोर कहीं ना कहीं होगा, तो वो कहाँ स्टोर होगा, इसकी हार्ड डिस्क में। और वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, इन्हें उस डेटा को पढ़ के डिलीट भी कर दिया। तो भी रिकवरी के माध्यम से ये पता किया जा सकता है कि हाँ, इस बी व्यक्ति का या जो भी व्यक्ति है, इस बी व्यक्ति का डेटा क्या है, यहाँ पर आया था, ठीक है। उस बी से रिलेटेड डेटा अगर इस कंप्यूटर में पाया जाता है तो ये एक प्रकार से साइबर अपराध हुआ और ये एविडेंस हो जाएगा सामने वाले के लिए कि हाँ, इसने अपराध में इस कंप्यूटर को शामिल किया था। और अब ये क्या होगा, यहाँ पर आगे जाकर के कोर्ट में पेश होगा। तो ये सारे जो होता है कंप्यूटर अपराध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है, बल्कि इसी जगह हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ये माध्यम है। जो यहाँ पर जो कोवर्ट चैनल बना, ये क्या है, प्रकार से माध्यम बना, नेटवर्क। अब इस नेटवर्क से तो कोई जानकारी मिलेगी नहीं, बाकी ये जानकारी मिल सकती है कि इस कंप्यूटर का उपयोग यहाँ पर किया गया है। किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना, चोरी कर लेना साइबर अपराध कहलाता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई है कि साइबर अपराध क्या होता है। इसके बाद में आगे आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा के पूरे बारे में, इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसकी परिभाषाएं दी गई है, इसको आप पॉज करो, पढ़े और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि इसके बारे में आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमने साझा साइबर अपराध के बारे में हमने देखा, ठीक है, तो हम इसको दो वर्गीकरण जो होता है इसको दो तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता हो, इस तरह के अपराधों को हैकिंग, वायरस हमले या डॉस हमले कहते हैं, डीडीओएस जिसको हम कहते हैं, डीडॉस कहते हैं। दूसरा, वे अपराध जिनमें कंप्यूटर को एक हथियार उपकरण के रूप में उपयोग किया गया हो, ठीक है। इसमें इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीसी का उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी आदि का उपयोग इसमें किया गया हो। तो ये हमारा अगला जो होता है, सेकंड होता है, वो इस टाइप के अपराध में होता है। तो पहला क्या होता है, अगर कोई वायरस की तरह से हमने इसका वायरस बना करके भेजा हो, तो वायरस की तरह हमने हैकिंग की हो वो। और दूसरा, हमने कोई साइबर आतंकवाद के लिए इसमें कोई डेटा का उपयोग किया हो, तो उसके बारे में जानकारी है। तो सब एजुकेशन पर्पज के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो अब अगला क्वेश्चन आता है, साइबर कानून क्या है। तो सीधी सी बात है, आपको एक बात पता होगी, ये 2000 यहाँ पर सन 2000 में आया था हमारा मेन, इसका जो कानून था वो 2000 में आया था, जो आईटीसी धारा थी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 2000 से पहले कोई साइबर क्राइम की कोई लॉ नहीं था। साइबर क्राइम होता था, बाकी लॉ नहीं था, ठीक है। इंडिया में तो 2000 में आया है, उससे पहले जो दूसरी जगह पर है वो तो चल रहा है, पहले के समय से चल रहा है। बाकी जो हमारा मेन जो है वो अभी आया है। तो पहले के समय में जब लॉ नहीं था तो साइबर क्राइम होते थे, और जब साइबर क्राइम हो रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि ये साइबर क्राइम हुआ है, उसका लिए कोई इसमें सजा नहीं थी, सजा का प्रावधान नहीं था। तो आपको जैसे पता है कि कोई चीज के लिए लॉ नहीं बना है तो वो क्राइम नहीं होता है, ठीक है। जब तक किसी चीज के लिए लॉ नहीं बनता है, जब तक वो क्राइम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आप ये देख लीजिए कि एक व्यक्ति है जो नदी में से पानी भर के लाया, ठीक है, और पिया, नहाया। तो अभी पानी भर करके लाया और हमने पिया, अभी तक कोई लॉ नहीं बना है। अब मान लीजिए कि ऐसा लॉ बन जाता है, मतलब उसके लिए लॉ बन जाए कि नदी से पानी भरना भी एक क्या है, क्राइम है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं, बाकी ऐसा बता दिया गया है कि नदी से पानी भरना क्या है, एक क्राइम है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, लॉ के अंतर्गत आ जाएगा पूरा। और नदी से पानी अगर कोई भर के लाता है तो वो अपराध की श्रेणी में गिनाएगा, बाकी इससे पहले तो कभी अपराध की श्रेणी में नहीं गिनाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई कानून नहीं बना था। तो जब कंप्यूटर के लिए भी कोई कानून नहीं बना था, तब तक तो क्या था कि इसको व्यक्ति लीगली मानते थे कि चलो ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर धारा क्या लगती थी, 420 की लगती थी, डेटा चोरी करने की धारा लगती थी, ठीक है, इस टाइप की चीजों की धारा लगती थी। बाकी अब ये जो है, अब इसकी सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। वो साइबर कानून के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है कि 7 साल और उससे ज्यादा की भी सजा हो सकती है। अगर नुकसान पहुंचाने के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे उस व्यक्ति को क्या नुकसान हुआ।
फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी कंप्यूटर का मान लीजिए कैमरा जो है आपका, ठीक है, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जो आपका वेबकैम होता है उसको ढक के रखना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर है आपने लैपटॉप ओपन करके रखा और ये आपका, आप इस पे कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, आप किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं और जो वेबसाइट का ब्राउजर है वो आपसे कैमरे की परमिशन ले चुका है। ठीक है, तो आपका कैमरा ऑन है और आपको पता भी नहीं है कि ये कैमरा आपका क्या है, यहाँ पर ऑन है, वो आपको रिकॉर्ड कर रहा है और आपने डाउनलोडिंग लगा दिया। आपको पता चला कि 1 घंटे के लिए तो आप सो गए या आप नहाने चले गए, नहा करके आकर के आपने कपड़े बदले और वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, तो वो एक प्रकार से रिकॉर्ड हो गया, वो उसका यूज, वो मिसयूज इसमें यहाँ पर करेगा। ठीक है, उसको कहीं पर वेबसाइट पे डाल सकता है, जैसा आप समझ सकते हो, उसको कहीं पर उन्होंने डाल दिया, उसको किसी वेबसाइट पे डाल दिया। अब इससे होगा क्या, उन्हें जब उसको वेबसाइट पे डाला तो वो एक प्रकार से कहाँ पर आ गया, साइबर क्राइम के अंतर्गत आ गया, क्योंकि उनने आपकी निजी जानकारी ली है। अब उसको, अब उससे क्या हो गया कि कोई व्यक्ति है, उसने इस टाइप की जानकारी उसकी जब लीक हुई, उसको पता चला तो उसने आत्महत्या कर ली। तो ये आत्महत्या के लिए किसी ने प्रेरित करा, और किसने प्रेरित करा, उस वेबसाइट ने, उस वेबसाइट पे जो व्यक्ति बैठा उनने। तो इसमें फांसी की सजा किसको होगी, जो वेबसाइट पे बैठा है उनने, क्योंकि उसने आत्महत्या के लिए उसको प्रेरित करा, उसको परेशान करा। तो इस टाइप का क्राइम होता है। अगर आपका छोटा सा भी अगर आपने काम किया और उससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है तो उसका सजा का प्रावधान बहुत ज्यादा है और वो जरूरी है, क्योंकि इससे निजी जो चीजें हैं वो भंग ना हो। ठीक है, अभी तो निजता का कानून भी आ गया है, तो उसके तहत बहुत सारी चीज़ों को हम छुपा भी सकते हैं और हम नहीं चाहे तो नहीं भी बता सकते हैं। बाकी जो हमारे कोर्ट होता है, कोर्ट में तो आपको ये सारी जानकारी देना पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर आपको न्याय चाहिए तो। बाकी ये सब चीज़ें होती है, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपका जो वेबकैम है उसको छुपा के रखना है, कवर करके रखना है। कोई ऐसी मोटा कागज हो, पेपर हो, उसको आप रख दो उसके ऊपर, उसके ऊपर टेप चिपका दो ताकि वो कवर रहे। ठीक है, और आपका जो माइक्रोफोन होता है उसको भी आपको बंद करके रखना चाहिए ताकि वो आपकी बात ना सुन पाए। हो सकता है कि आपका जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें आपने क्रैक विंडो डाली हो, नॉर्मली सभी यही फ्री की विंडो डालते क्रैक वाली, तो हो सकता है कि उसमें ऐसा कोई मेलवेयर हो जो आपकी सारी जानकारी कहीं और पहुंचा रहा हो, आपकी जो बातें हो रही है वो आपकी निजी बातें भी कहीं पर जा रही हो, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साइबर कानून के अंतर्गत इन चीज़ों पर सजाएं है, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़िए, एक बार पॉज करके देखिए क्या क्या है, किस टाइप के हमले हैं और कौन कौन से आईटीसी के कानून है। आपको दिख रहा है आईटी कानून है, यहाँ पर आईटी संशोधन कानून 2008 में भी हुआ, उसमें कुछ संशोधन भी करे हैं। नए नए जब भी कोई अटैक होंगे अलग अलग तरीके से तो उनके लिए उसमें संशोधन किया जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बेसिक जानकारी है, कोई ज़्यादा बड़ी जानकारी नहीं है, इसको आप नॉर्मल भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो आप इसको पढ़ लीजिए, आपको मैंने पीडीएफ दी उसमें भी आप जा करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको पॉज करके पढ़िए। हम इसमें आगे चलते हैं, जो हमको जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसको हम देखते हैं। आप इसको पढ़िए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। साइबर अपराध है, डेली यूज़ में आपको काम आती है ये चीज़ें। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए पॉज करके। जैसे कि अब आप पढ़ चुके होंगे, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। हम इसमें बात करते हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये सब जानकारी दी गई है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप पढ़िए इसको एक बार पहले। आप पॉज करके बिल्कुल पढ़िए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इसको स्किप ना करें प्लीज़, इसको पढ़िए, आपको इसमें आगे समझ आएगी क्या चीज़ें मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अटैक। कंप्यूटर अटैक्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर क्राइम जो होता है वो साइबर क्राइम एक ही है। जब भी किसी कंप्यूटर का उपयोग किया जाए, किसी मोबाइल का या किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करके किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की चाहत से कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तब हम उसको कहते हैं साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है फ्रॉड करना, जो आपने बहुत बार सुना है, जो हम देखते हैं कि ये कुछ अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं, मतलब है होते इंडिया के, और कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। आपको बोलते हैं कि आप अपना एटीएम पासवर्ड बताइए, आपका बंद कर दिया गया जाएगा एटीएम, आपका अकाउंट बंद कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना हो जाएगा। ये सारी जो चीजें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, आपसे पैसे का फ्रॉड हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, हमारे पैसे के फ्रॉड में। तो जब भी आपको कोई कॉल आए और आपको कहे कि आप एक काम कीजिए, मेरे को आपको, आपका भले वो परिचित व्यक्ति भी हो और वो कहे कि आप एक काम करिए कि मुझे आपको कुछ पैसे भेजना है, आप अपना यूपीआई आईडी बताएं, तो बिल्कुल ना बताएं। हाँ, अगर वो आपको यूपीआई आईडी बताने के बाद में अगर ऐसा कहता है कि आपको इसमें कुछ पासवर्ड डालना पड़ेगा तब आपको पेमेंट रिसीव होगा, तो ये नहीं है। आप अगर यूपीआई आपके आईडी डालते हैं तो आपके खाते में सीधा पैसा जाता है, इसके लिए कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है। पासवर्ड की जरूरत जब पड़ेगी जब आपके खाते से पैसा निकलेगा,
तो इस बात का ध्यान दें, अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर फ्रॉड का अर्थ होता है धोखाधड़ी, सामान्य शब्द है जिसका उपयोग साइबर अपराध का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति गैरकानूनी या अनुचित लाभ हासिल करने के लिए किसी की जानकारी बदलने, नष्ट करने या चोरी करने या दबाव बढ़ाने के लिए उसके ऊपर चोरी करने या उसको दबाने के लिए किसी चीज का यूज करता है, तब हम उसको बोलते हैं धोखाधड़ी करना। ठीक है, अभी धोखाधड़ी में किसी व्यक्ति से पैसे ऐंठना भी धोखाधड़ी में आ गया है। ठीक है, 420 की उस पर धारा लग सकती है। बाकी वो व्यक्ति जो आपको कॉल कर रहा है वो आईपी कॉल करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत वो कॉल करता है, और वो आपको कॉल आपके किसी भी रिलेटिव के नंबर से भी कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा, तो आप एक काम करिए, कहना 2 मिनट रुको, आप कॉल काटिए और आप वापस लगाइए, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कॉल तो कर सकता है। ठीक है, फेक कॉल जिसको बोलते हैं, फेक कॉल बना करके आपको कॉल कर सकता है आईपी के जरिए, बाकी वो कॉल को रिसीव नहीं कर सकता है। अगर वो रिसीव कर रहा है तो फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति वही हो। ठीक है, तो फिर आप अपनी सिचुएशन के आधार पे, अपने विवेक के आधार पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हैकिंग करना। आपको पता है हैकिंग का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंप्यूटर में नेटवर्क के जरिए आपको कोई चीज़ भेजी जाती है और आपके डेटाबेस पे सेंध लगाई जाती है, तो उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, हैकिंग करना। या तो वो डेटाबेस पे सेंध लगाएगा, या वो व्यक्ति क्या करेगा, कुछ ऐसे काम करेगा जिससे आपका जो कंप्यूटर होगा वो अधिग्रहित हो जाएगा, मतलब कोई वायरस भेज दिया। ठीक है, और उस वायरस के जरिए आपका पूरा के पूरा डेटाबेस पे उन्हें कब्जा जमा लिया, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कब्जा जमा लिया, आपको काम नहीं करने दे रहा है, तो वो भी एक प्रकार से क्या हो गया, हैकिंग हो गया, है ना। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य डेटा और सूचना तक पहुंचना होता है, मतलब व्यक्ति को पहुंचना और उसकी गोपनीयता भंग करना भी होता है। अधिकांश हैकर जो होते हैं वो कॉरपोरेट और सरकारी खातों पर ही हमला करते हैं, इस टाइप से काम करते हैं। मतलब जो कोई कॉरपोरेट होगी, जैसे आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके ऊपर, या कोई सरकारी होगा, जैसे कोई वेबसाइट होगी सरकारी, उसके ऊपर ये हमला करते हैं। अभी आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह पर कि इस टाइप के हमले किए जा रहे हैं। उसके बाद में आइडेंटिटी थेप करना, धोखाधड़ी का एक विशिष्ट रूप से होता है आइडेंटिटी थेप, मतलब सामने वाले की आइडेंटिटी चुराना। मतलब आपको ऐसा कोई मेल भेजा, और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि किस टाइप से मेल भेजते हैं, उसको फेक मेल बोलते हैं। तो आपको मेल भेजा, एसएमएस भेजा, और आपको कहा कि मैं ये व्यक्ति हूँ, और आपने मान लिया क्योंकि आपको उस नंबर से कॉल आया है या एसएमएस आया, और आपने मान लिया कि हाँ ये व्यक्ति वही है। तो एक प्रकार से क्या हो गया, उसकी आइडेंटिटी थेप करना। उसके अलावा आपका कोई पासवर्ड हो, ठीक है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी को चोरी कर लेना और उसका उपयोग करना, या आपके बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड को चोरी करना, डेबिट कार्ड को चोरी करना। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और असंवेदनशील जानकारी इसमें शामिल होती है, उनको चुरा करके वो बन के आपसे आपके साथ में धोखाधड़ी करना। मतलब एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति का आपको कॉल आया, वो कॉल आपको उसी व्यक्ति के नंबर से आया और उसने कहा कि भाई मुझे 10,000 की जरूरत है, तो तत्काल इस नंबर पे आप मतलब मुझे पैसा भेज दे। ठीक है, तो आपने कहा कि यार ये आवाज़ तो नहीं लग रही मुझे ऐसी, और आपने कॉल काट के जब वापस लगाया तो वो व्यक्ति उठा के फोन बोल रहा, नहीं यार मैंने तो तुझे कॉल इन लगाया, बाकी आपके नंबर पे तो उस व्यक्ति से बात हुई है। तो ये सब क्या हुआ, ये होता है आईपी कॉलिंग के जरिए, आपको आईपी कॉलिंग की है और उसके जरिए आपसे ये जानकारी मांगी गई है और आपसे पैसा मांगा गया। तो ये सब जानकारी क्या है, किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को चुराना। ऐसा भी हो सकता है कि आप का जो यहाँ पर पासवर्ड है वो चुरा करके आपकी वो फेसबुक चला रहा है, तो जो आपका जो फेसबुक पे जो प्रोवाइडर है उसको क्या लग रहा है कि हाँ ये आप ही हो, क्योंकि उसके पास आईडी पासवर्ड है। तो ये भी आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत आता है। इसके ऊपर भी आप जो आईटी की धारा है 2000 के जरिए, और संशोधन जो किया गया है 2008, उसमें आप सामने वाले के ऊपर केस कर सकते हैं। साइबर क्राइम जो होता है डिपार्टमेंट जो होता है, उसमें आप जाकर के इसमें आप इसकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आप पुलिस थाने में भी जाकर करेंगे तो वहाँ पर साइबर सेल होती है, वहाँ पर आपकी सारी जो भी होगा, जो आपके पास है वो आप ले जाए प्रूफ। जैसे मान लीजिए आपको कोई मेल आया और उसके जरिए आपका यूट्यूब चैनल हैक हो गया, तो आप जा सकते हैं और पुलिस में बता सकते हैं। बाकी नॉर्मली आपको ये करना नहीं चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको सिक्योर रखना चाहिए, जैसे कि आप अपना जो लॉगिन लॉगआउट होता है सेशन, उसको हमेशा लॉगआउट करें। दूसरा, आपका जो आईडी पासवर्ड है वो आप कहीं पर भी न डालें, कोई लिंक आई है उसके जरिए तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि फिशिंग अटैक हो सकता है। फिशिंग का मतलब ये होता है कि आपको सेम ऐसी वेबसाइट दिखेगी, बाकी वो वेबसाइट आप सामने वाले की नहीं होगी और किसी और व्यक्ति की होगी। ठीक है, आप उसका यूआरएल हमेशा चेक करें कि उसका यूआरएल एक्चुअल में है क्या। अगला स्कैमिंग होता है। स्कैमिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एटीएम पे गए और एटीएम के अंदर क्या कर दिया आपने, एटीएम लगा आपने, आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप सर्च कीजिएगा अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद में, एटीएम स्कैमिंग। ठीक है, तो एटीएम स्कैमिंग में क्या होता है कि स्कैमर होता है, उसमें क्या है कि एक इस टाइप का डिवाइस लगाते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आए दिनों न्यूज़ में बहुत आता है एटीएम स्कैमिंग, हालांकि अपने यहाँ पर तो नहीं होता है। ये एटीएम स्कैम डिवाइस होते हैं। ठीक है,
और आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो होता है ना, ये आपका एटीएम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो वो इसी जगह पर इस टाइप का कुछ डिवाइस लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसको वो देख लेता है, उससे आपका एटीएम नंबर उसको पता चल जाता है, सीवीवी पता चल जाता है, और पिन आप डाल रहे हो तो वो कैमरे से पता कर लेते हैं कि पिन क्या आपने डाला है। यहाँ कैमरा लगा देते हैं, उससे पता भी चल जाता है कि आपने इसमें क्या लगाया। तो इस टाइप का स्कैमर एक के ऊपर एक इसको चिपका देते हैं वो। तो इस टाइप के भी काम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसको। आप इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच करके देखिए कि ऐसा कुछ है तो नहीं। हालांकि अपने तो बहुत कम होने लग गए अभी ये बैंक, जो बैंकिंग सिक्योरिटी है उन्होंने इसको देख लिया है और वो चेक कर लेते हैं आए दिनों। कभी भी वो एक जा करके चेक कर लेते, जो पैसा डालने वाले होते हैं वही चेक कर लेते जा करके किसी ने इस टाइप का कोई स्कैमर तो नहीं लगाया है। तो इसमें क्या होगा कि वो जैसे आप एटीएम लगाएंगे आपका इस टाइप से इसमें, तो वो एटीएम आपका यहाँ आएगा और वो आपसे एटीएम की जो जानकारी वो यहाँ से चोरी कर लेगा। तो इस टाइप के भी अटैक होने लग गए हैं, तो आप इसका आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो स्कैमर का इस टाइप से लगा सकते हैं, स्कैमिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपका कंप्यूटर वायरस है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर वायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत पहुंच करता है और आपके डेटा को चोरी कर लेता है। तो ये इस टाइप का होता है। अगला रैनसमवेयर, मैंने आपको बताया कि आपका डेटा जो होगा 2018 में इस टाइप का बहुत बड़ा अटैक हुआ था। उसमें क्या करता है, पब्लिक की और प्राइवेट, जो आपकी पब्लिक की होती है और प्राइवेट की होती है, उसका इंक्रिप्शन करता है एसिमेट्रिक की से। और इसमें क्या करेगा, ये जो उसने इंक्रिप्शन किया है उसमें डेटा को इंक्रिप्ट करके इसकी जो प्राइवेट की होगी पब्लिक की से इंक्रिप्ट करके प्राइवेट की को डिलीट कर देगा, और फिर आपसे पैसे की मांग करेगा कि आप मुझे पैसा दो तब मैं आपको इसकी प्राइवेट की दूंगा। ठीक है, तो बिटकॉइन में पैसा मांगते हैं। तो ये चीज़ें होती है। फिर डीडीओस अटैक होता है, डीडोस अटैक होता है। ये भी एक बहुत बड़ा लोकप्रिय अटैक रहा है एक समय में। यह अस्थायी रूप से या पूरी तरीके से सर्वर और नेटवर्क को बाधित कर देता है, मतलब पूरा के पूरा सर्वर को क्या कर देगा, रोक देगा। इसको बोलते हैं हम डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब जब भी मान लीजिए कि अमेजोन की वेबसाइट है, अगर 10 सेकंड के लिए अगर वो नहीं चल रही है तो उससे नुकसान कितना हो जाएगा उसको, आप सोचते हो कि कम नुकसान होगा, बाकी उसको अरबों का नुकसान भी हो सकता है। अगर कोई वेबसाइट है जिस पर ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, खरीदी चल रही है, मान लीजिए कि कोई बड़ी सेल आई है और उस दिन उसको कमाई करना है अच्छे से, और उस दिन वो वेबसाइट कुछ समय के लिए हैंग हो जाए, तो नुकसान किसको होगा, उस वेबसाइट के मालिक को होगा। वो कैसे होगा कि जो दुनिया भर के मेलवेयर है वो सभी एक बॉट बनेंगे, बॉट मतलब एक यूजर बॉट बनेगा, और वो इसके नेटवर्क पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, मतलब यहाँ ट्रैफिक बढ़ा देंगे। नेटवर्क पे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो जो इसका सर्वर है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, और हो सकता है कि आधा घंटा भी लग जाए इसको वापस रिकवर करने में। तो इस टाइप के काम भी होते हैं। उस कारण से क्या होगा, अगर मान लीजिए 30 मिनट के लिए भी बंद हो गई तो इसको अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर ये वेबसाइट पे, अगर ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, मान लीजिए आज मैं यूज़र हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं इस अमेजोन पे गया, अगर वहाँ नहीं मिले तो मैं फ्लिपकार्ट पे चले जाऊँगा। ठीक है, तो इस टाइप के काम करते हैं। अगला होता है हमारा बॉटनेट। जो बॉटनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉट हैकर्स होते हैं। ठीक है, बॉटनेट का मतलब होता है कि मैंने कोई आपको मेल भेजा और आपकी जानकारी चुरा करके वो बॉट मेरे पास में उन्हें जानकारी भेज दी। तो इस टाइप के काम करते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में स्पैम या मेलवेयर भेज करके हमला करने के लिए बॉटनेट का या बॉट हैकर्स का उपयोग किया जाता है। वे आमतौर पर व्यवसायों और सरकारों पर हमला करते हैं, क्योंकि बॉटनेट विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं। जो आपकी आईटी जो होती है उसके मेन ढांचे पर, मतलब डेटाबेस पर ये अटैक करते हैं। ठीक है, तो आप इसका रिमूवल टूल भी होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका इतना आपका था लेक्चर। थैंक यू।